Bismillahirrahmanirrahim. From the syllabus of Mastering English Literature, Punjab University, BZU, SU, Islamia. A Valediction of Weeping by John Donne. Valediction means forbid करना, रोकना, मना करना. Of weeping, रोने से मना करना. Actually, the scenario is that सूरत हाल ये है कि जॉन डन फ्रांस विजिट के लिए जा रहा है. फ्रांस में विजिट के लिए जा रहा है और टाइम है 1612 की बात है. तो उसकी वाइफ एन मोर रो रही है और उसे रोने से मना कर रहा है. रोने से सिर्फ मना ही नहीं कर रहा बल्कि वो खुद भी रो रहा है. पोएम का आगाज इस तरह होता है. पोएट कहता है कि जबकि इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जी भर के रो लूँ, लेकिन इस रोने से नुकसान हो रहा है. क्या नुकसान हो रहा है वो मैं पोएम के अंदर ही बताऊंगा. क्या नुकसान हो रहा है, क्लियर. और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, तुम मत रो, तुम रोती हो मैं भी रोता हूँ. हम जब दोनों रोते हैं तो फिर आंसुओं का एक फ्लड आ जाता है, तूफान आ जाता है, और ये आंसुओं का तूफान तुम्हें और मुझे गर्क कर देगा, हमें तबाह कर देगा. हम बर्बाद हो जाएंगे. जिस तरह के खूबसूरत ये ब्राउन ब्लू जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, ये जिस तरह फ्लड के आने से बर्बाद हो जाती है, सेम इज़ द केस. तुम और मैं रोएंगे तो हम दोनों के रोने की वजह से हम दोनों तबाह गर्क ऐसे हो जाएंगे जैसे सैलाब या सुनामी में लोग तबाह हो जाते हैं, घर और ज़मीन तबाह हो जाती है. लेट अस सी, आइए देखते हैं लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन इस पोएम की. ये दिस इज़ अ important poem, one of the important poems of John Donne. एक ये पोएम, इसकी नेक्स्ट पोएम वेलडिक्शन ऑफ मॉर्निंग, वो नेक्स्ट पोएम कल पढ़ेंगे. दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. ये दोनों पोएम्स ट्विन पोएम्स हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों एक ही थीम पर लिखी गई है, नेर अबाउट. लेट मी पॉर फोर्थ. They have only 2 books. Let me pour forth. मुझे इस वक्त पूरी ताकत के साथ करने दो, मुझे पूरी ताकत लगाने दो. किसमें? आंसू बहाने में. My tears before thy face. क्योंकि मेरे आंसू तुम्हारे सामने गिर रहे हैं. अब इस लाइन का मतलब ये बनेगा, जबकि तुम्हारा चेहरा, दाई फेस, मेरे सामने है, तो मुझे पूरी ताकत के साथ आंसू बहाने दो. मुझे पूरी ताकत के साथ आंसू बहाने दो जबकि तुम्हारा चेहरा मेरे सामने है. मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ जाने से पहले आंसू बहा लूँ सारे के सारे. राइटर ये कहना चाहता है. फर्स्ट आई स्टे हियर, जबकि अभी मैं अपने टाउन कंट्री में हूँ, जबकि अभी मैं अपने होम कंट्री में हूँ, जबकि अभी मैं तुम्हारे सामने अपने घर में बैठा हुआ हूँ, अपने मुल्क में बैठा हुआ हूँ. फॉर दाई फेस कॉइन्स देम. जब मैं आंसू बहाता हूँ तो मेरे आंसुओं के अंदर सिक्के बन जाते हैं. मेरे आंसू सिक्के बन जाते हैं, कॉइन्स बन जाते हैं. क्यों कॉइन्स बन जाते हैं? एंड द स्टैम्प दे बेयर, और उनके अंदर तुम्हारे चेहरे की स्टैम्प मौजूद होती है. राइटर कहना चाहता है, जब मैं आंसू बहाता हूँ, आंसू यहाँ पर आता है, आंख से बहता हुआ चीख पर आता है, तो सामने क्योंकि तुम बैठी हुई हो, तुम्हारा पूरा चेहरा जो है आंसुओं के अंदर अक्स हो जाता है. एक सिक्के के अंदर, कॉइन के अंदर क्या होता है बेटा? उसके अंदर किसी बड़े आदमी की पिक्चर होती है, कोई उसमें कोई स्टैम्प मौजूद होती है. और मेरा आंसू भी वर्दी हो जाता है, कीमती हो जाता है. कीमती इसलिए हो जाता है कि जो ही आंसू निकलता है साथ ही उस पर तुम्हारी स्टैम्प लग जाए, तुम्हारा चेहरा आ जाता है. मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वर्दी तुम हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, तो मेरा हर एक आंसू एक सिक्का बन जाता है. हर एक आंसू एक कॉइन, कीमती कॉइन बन जाता है मेरा हर एक आंसू.
क्यों कॉइन बन जाता है? क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा चेहरा भी है या तुम्हारे अक्स, तुम्हारी स्टैंप मौजूद है, तुम्हारे चेहरे की स्टैंप मौजूद है। एंड बाय दिस मिंटेज, और इस अक्स से, मिंटेज का मतलब होता है इमेज, तस्वीर, शक्ल, और इस इमेज के होने की वजह से, मिंटेज के होने की वजह से, दे आर समथिंग वर्थ, तो वो कुछ कीमती हो जाते हैं। कौन कीमती हो जाते हैं? टेयर्स कीमती हो जाते हैं। वेरी गुड। फॉर थस दे बी प्रेग्नेंट ऑफ दी, और मेरा हर एक आंसू तुम्हारी जात से प्रेग्नेंट हो जाता है, फूल जाता है, तो उसके अंदर खूबसूरती पैदा हो जाती है, वो भरपूर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा अक्स, तुम्हारा चेहरा उसमें भर गया है। तो मेरा हर एक आंसू प्रेग्नेंट हो जाता है तुम्हारे चेहरे से। भरपूर, प्रेग्नेंट का मतलब भरपूर हो सकता है, प्रेग्नेंट का मतलब रिच हो सकता है, प्रेग्नेंट का मतलब है जरखेज, प्रेग्नेंट का मतलब कोई चीज जो बार आवर हो, समर देने वाली हो। इसके मैनी मीनिंग्स हैं। और ये आंसू, ये फ्यूटाइल आंसू नहीं है, बल्कि ये आंसू जो है ये क्रिएटिव आंसू है। ये अपनी जात के अंदर कोई चीज क्रिएट कर रहा है, जिस तरह के वैमन क्रिएट करती है, जिस तरह की दुनिया की हर एक स्पीशीज में से हर एक एनिमल, वो फीमेल जो है वो क्रिएट करता है, कोई ना कोई चीज क्रिएटिव होती है हर फीमेल। जिस तरह के गॉड खुद भी क्रिएटिव है, ये गॉडली सिफत है हर एक फीमेल के अंदर के वो क्रिएट करती है। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे। फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर। अब ये जितने भी आंसू हैं ये फ्रूट्स हैं, किसके? दुख के। आप ये सामने आपके ट्री है, ट्री को पानी दें, अच्छी खाद दें, तो मिलेगा क्या? फ्रूट। इसी तरह पूरे दुखों के फ्रूट के आंसू होते हैं। आंसू हम क्यों बहाते हैं? क्योंकि ये हमारे दुखों का आउटलेट है, दुखों के बाहर का रास्ता है, दुखों का एक्सट्रीम फ्रूट है, उसका निचोड़ है, उसका एसेंस है। आंसू एसेंस है। कोई शख्स कितना आपसे कहे कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, लेकिन जब आंसू निकलेंगे तो उस वक्त आप भी कहेंगे चलो यार कोई बात नहीं, आपकी गलती मैंने माफ की, यार वो शख्स रो पड़ा था, मीन के ही वाज इन द एक्सट्रीम ग्रीफ। क्लियर? तो आंसू जॉन डन बैठा बहा रहा है, आंसू उसकी बिलवेड बैठी बहा रही है, तो ये ग्रीफ की एक्सट्रीम है जो सामने नजर आ रही है। लेकिन ग्रीफ की एक्सट्रीम तो आंसू जरूर हैं, लेकिन साथ एक दुख भी तो हो रहा है कि ये आंसू कीमती बड़े हैं, उसके गिरे या इसके गिरे। आपने वो सॉन्ग सुना है, बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा? सुना है कभी? ये मोहतरमा बाजी लता ने गाया था। फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर एम्ब्लेम्स ऑफ मोर। एम्ब्लेम्स ऑफ मोर, और मजीद ये के, एम्ब्लेम्स का मतलब मजीद आप कर सकते हैं। व्हेन अ टीयर फॉल्स, और अगली बात ये है जब आंसू गिरते हैं, दैट दाउ फॉलोस्ट विच इट बोर, हर आंसू के साथ तुम भी नीचे गिर जाती हो। आंसू का गिरना मुझे गवारा है, लेकिन आंसू के अंदर मौजूद तुम्हारा चेहरा वो भी जमीन पर गिर जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। नुकसान हो रहा है उसका कि हर आंसू के साथ उसके बिलवेड की तस्वीर नीचे गिर जाती है। दैट दाउ फॉलेस्ट, क्योंकि आए महबूबा तू भी गिर जाती है। विच इट बोर, जो इस आंसू के अंदर रहती है, जो तू, जिसकी तस्वीर इस आंसू के अंदर है, जिसकी स्टैंप इस आंसू के अंदर है। बोर का मतलब है रखना, होना, मौजूद होना। सो दाउ एंड आई आर नथिंग देन, बस तुम और मैं, हम कुछ भी तो नहीं हैं। व्हेन ऑन आर डाइवर्स शोर, जब हम दूर दराज के साहिलों पर होंगे। शोर साहिलों पर, यानी कि ऐ महबूबा हमारी कद्र कीमत तो एक दूसरे के सामने ही है। जब हम एक दूसरे के सामने बैठ के रोते हैं तो हर एक आंसू कीमती हो जाता है। गो के गिरते नुकसान होता है, आंसू हर एक कीमती है।
रोना कीमती है, लेकिन जब हम जुदा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो उस वक्त हमारी कोई बात नहीं होगी, हमारे आंसुओं की कोई बात नहीं होगी। एक्चुअली राइटर ने ये लाइन, लास्ट लाइन लिखकर पहली लाइन को स्ट्रॉन्ग किया है, जब उसने कहा कि जब कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं यहाँ पर जी भर के रो लूँ, पहली लाइन में उसने कहा था। आखिरी अब इस लाइन में यही कहा है, क्योंकि जब हम डाइवर्स शोर्स पर होंगे तो हमारे आंसुओं की कोई वर्थ नहीं होगी। क्यों रो लूं जबकि सामने घर में तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं? उसका मतलब यही है कि वहां पर रोऊंगा तो आंसुओं की इतनी कीमत नहीं होगी जितनी कीमत अब तुम्हारे सामने है। ये इश्यू भी उससे उठाया है, गो के आंसू गिरता तो नुकसान भी मेरा हो रहा है, ठीक है। तो वो सदमे और नुकसान ज्यादा सह रहा है जबकि घर में मौजूद है। ये पॉइंट भी मौजूद है। ऑन अ राउंड बॉल, इस राउंड बॉल पर, इस सरजमीन पर, इस ग्लोब में, जमीन को उसने राउंड बॉल कहा है। अब देखिए, राउंड बॉल जब कहा है 16वीं सेंचुरी की, ये 17वीं सेंचुरी का राइटर है, और 17वीं सेंचुरी के अंदर ही गैलीलियो आकर बता रहा है और लोगों को ये पुख्ता और ये बात कि अर्थ इज नॉट लाइक अ प्लेट। लोग पहले समझ रहे थे कि जमीन एक प्लेट की तरह है और समंदर में अगर दूर जाएंगे तो गिर जाएंगे कहीं जाके। अब पता चला कि जमीन गोल है, और ये लेटेस्ट जो थ्योरी मौजूद है उस दौर की, डन इज यूजिंग दिस थ्योरी। आपका उर्दू का पोइट इस वक्त स्काइप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, टेलीमर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा आपकी पोएट्री के अंदर। क्या है मेरी महबूबा, मेरा जी चाहता है कि मैं तेरे टेलीमर की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बढ़ा लूं, कभी कमजोर ना हो तुम्हारा टेलीमर। ये एक साइंटिफिक टर्म है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि टेलीमर का मतलब ये है कि टेलीमर इंसान के जीन्स के अंदर कोई चीज़ है, सेल के अंदर जीन्स के अंदर कोई चीज़ है। और जब मैं टेलीमर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं, ऐ मेरी बिलवेड, कि मैं तुम्हें दायम देना चाहता हूं, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता हूं। और मुझे पता है कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी लॉजिकली कैसे मिलेगी, टेलीमर की ज़िंदगी को बढ़ाकर मिलेगी। लेकिन हमारा राइटर ये इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन डन अपने पीरियड में बैठा हुआ वो जो लेटेस्ट थ्योरीज थी अपनी जहानत के साथ उनको इस्तेमाल कर रहा है और बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहा है। वो इंग्लिश पेपर अगर आज वाइज हैं, ज़हीन हैं और एडवांस हैं, तो आप ये देखें उनके पीछे उनके स्कॉलर्स ने उन्हें गाइड कैसे किया है। गाइड भी तो अच्छा किया है ना। उनकी पोएट्री जिनकी इस तरह की है, अभी तक हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे पोएट्री की। आप अपनी पोएट्री सारी उठा के देखें किस तरह की पोएट्री है, जस्ट पैशन पर है। वैसे इसमें भी तरक्की यही हो सकती है अगर हम सारे के सारे पोएट्री के पैशनेट बन जाएं, तो बाकी मानदा दुनिया के लोग हमारे पास जब लव करने आएंगे, जिसको बहुत ज़्यादा जोश होगा, लड़की या लड़का, कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लव करने आएगा और कोई काम के नहीं है मेरे ख्याल में। भाई लव ये ठीक ठाक कर लेते हैं, भाई ये काम करें, ये इसमें तरक्की हम कर सकते हैं। आप जिस तरह की पोएट्री हमें गाइड कर रही है, फिर तो आप तमाम लोग मर्द जो हैं बड़े बड़े फट्टे लगा के फिरेंगे, एक्सपीरियंस्ड इन पैशन, ठीक है। कोई कहेगा नहीं जी नहीं, ये झूठा मोहब्बत करने वाला है जी, हमें देखिए हम लॉजिकल लव करते हैं, टर्म्स बन जाएंगी, लॉजिकल लव करने वाला है, तो ये जी ब्लाइंड लव करने वाला है, ये ब्लाइंड बिलीव वाला है, ये सिर्फ ट्रस्ट रखने वाला है। क्या बात है, हम इस तरह की कोई क्वालिटीज वाले शख्स बन जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आगे देखें, A workman that has copies by can lay, a workman, वर्कमैन का मतलब काम करने वाला, लेकिन यहाँ पर मतलब है, वर्कमैन का मतलब है खाटोग्राफर। खाटोग्राफर होता है जो नक्शे भरता है, नक्शे बनाता है, हाथ से पहले नक्शे बनाया करते थे, 17वीं सेंचुरी है। वो जो खाटोग्राफर है, वो जो नक्शे बनाने वाला है, उसको यहाँ पर उसने वर्कमैन कहा है। that has copied by, जो कॉपीज पर कॉपीज बनाता है, किस चीज की, मैप्स की, नक्शों की। कैन ले, और इन नक्शों के अंदर वो भर देता है किसको, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप की तस्वीर बनाता है, अफ्रीका की तस्वीर बनाता है, एंड एन एशिया, एशिया की तस्वीर बनाता है। एंड क्विकली मेक दैट विच वर नथिंग ऑल, एंड क्विकली मेक दैट,
और ये तमाम चीजें उभर तो रही हैं, बन तो रही हैं, विच वॉज नथिंग ऑल, लेकिन ये कुछ भी नहीं है हमारे मुकाबले में। सो डोथ ईच टेयर विद दी डोथ वेयर, बस हर एक आंसुओं के अंदर कंप्लीट एक दुनिया मौजूद है, क्योंकि उस विच दी डोथ वेयर, क्योंकि हर एक आंसू में दी तुम्हें, डोथ किया, वेयर पहना, हर एक आंसू में तुम्हें पहना हुआ है, यानी कि हर एक आंसू में तुम हो। आइडिया ये दिया गया है, उसे कहा था एक पोएम के अंदर, समंदरों में ट्रैवल करने वालों को नई से नई दुनिया दरियाफ्त करने दो। हमारी अलग एक दुनिया है और ये बेहतरीन दुनिया है और कंप्लीट दुनिया है। फिर वही आइडिया कह रहा है कि नक्शों के अंदर नए से नए कॉन्टिनेंट्स बनाने दो, नए से नए कॉन्टिनेंट्स, बड़े आजम, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के नक्शे बनाने दो। हमारा आंसू उनसे कहीं बेहतर है, क्योंकि मेरे आंसुओं के अंदर तुम हो और तुम ही तो मेरी सारी दुनिया हो। तो मेरा आंसू उन नक्शे बनाने वालों से और वो असल दुनिया से कहीं बेहतर है, यानी कि इस, क्योंकि उसने कहा था शी इज ऑल स्टेट्स, और आई एम अ प्रिंस, या प्रिंस आए वो इस तरह करके क्या है कहा उसने कि मैं इससे ज्यादा हूं। अब वो कहता है कि मेरी सारी दुनिया तो इस आंसू के अंदर है। A globe ye world be that impression grew, a globe ऐसी दुनिया, ye world by that impression grew, जो कि एक खास इम्प्रेशन रखती है, जिसके अंदर तुम्हारा इम्प्रेशन मौजूद है। मेरी दुनिया में तुम ही तुम हो। A globe या वर्ल्ड बाय दैट इम्प्रेशन ग्रो, और तुम्हारी जात से ही मेरी दुनिया नशोनुमा पाती है, या मेरी दुनिया सिर्फ तुम ही हो। टिल द टीयर्स मिक्स्ड विद माइंड डू ओवरफ्लो। अब प्रॉब्लम ये है, तुम भी रोती हो, मैं भी रोता हूं। अगर हम दोनों के आंसू मिक्स हो गए, डू ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो करने लगे आंसू, दिस वर्ल्ड बाय वाटर सेंट फ्रॉम दी, तो ये जो हमारी दुनिया है, बाय वाटर सेंट फ्रॉम दी, आंसुओं के पानी से जो तुम आंसू बहा रही हो, माई हेवन डिजॉल्व सो, मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी। सिंपल इज दैट। तो उसने कहा ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये जजीरे हैं ना, इनके इर्द गिर्द क्या है, पानी है, ठीक। तो कहता है मेरी दुनिया तुम हो, और देखो जब तुम आंसू बहाते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े आजमों के ऊपर, मेरी दुनिया के यूरोप, मेरी जाती दुनिया के यूरोप, मेरी मोहब्बत की दुनिया के यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ऊपर जैसे तुमने सुनामी छोड़ दिया हो। तुम आंसू ना बहाओ, तुम आंसू बहाते हो तो मेरी जात का, मेरी मोहब्बत का जो अफ्रीका है वो डूबता है, मेरी मोहब्बत का जो एशिया है वो डूबता है, मेरी मोहब्बत का जो यूरोप है वो डूबता है। उसने दुनिया को कहा कि दुनिया को डिवाइड किया। दुनिया क्या है जी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप है। मोहब्बत करने वालों की दुनिया भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कहीं बढ़कर कॉन्टिनेंट मौजूद है। वो मोहब्बत के कॉन्टिनेंट है, उनके नाम भी कोई और है, लेकिन राइटर ने कंपेयर किया है कि जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह हमारी मोहब्बत में एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कहीं बढ़कर अच्छे कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में सारा पानी है, सी है, समंदर है। इसी तरह तुम्हारे आंसू भी वैसे फ्लड हैं, वैसे पानी है, वैसा समंदर है, और तुम रोगी तो समझो कि मेरे कॉन्टिनेंट्स में, मोहब्बत के कॉन्टिनेंट्स में, मोहब्बत की दुनिया में सारा तूफान आ जाएगा। हमारी दुनिया में तूफान आता है तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को तबाह कर देता है। पोएट कहता है कि मेरी दुनिया में तूफान तुम्हारे आंखों से निकलने वाले वो आंसू हैं। तुम आंसू बहोगे तो वो तूफान है, वो समंदर है।
और मेरी मोहब्बत की एक दुनिया है जिसके अंदर कॉन्टिनेंट हैं खूबसूरत से, वो सारे डूब जाएंगे। राइटर ने सिंपल उसे कहा है, तुम आंसू मत बहाओ, आंसू बहाने से मेरी दुनिया गर्क, मेरी दुनिया तबाह होती है। तो उसके बाद बहुत प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया उसने, लाइन फ्रेज इस्तेमाल किया उसने, कहा ओ मोर देन मून, ओ चांद से भी बढ़कर। अब देखो ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप है हमारी दुनिया में, इसके इर्द गिर्द क्या है, चारों तरफ क्या है? वाटर है, सीज है। सूरज की कशिश होती है पानी पर, सूरज की भी होती है, ठीक है। आप अगर सी साइड पर जाएंगे तो दिन के वक्त पानी आपके साहिल तक मौजूद होगा, बाहर साहिल से बाहर निकल रहा होगा। शाम जो होगी तो पानी कम से कम 4-5 मील छोड़ देगा रास्ता, साहिल खाली कर देगा वो 4-5 माइल का। क्यों? दिन के वक्त जब सूरज ऊपर था तो उसके अंदर उछाल था कशिश की वजह से, पानी उभर रहा था, बड़ी बड़ी लहरें बन रही थी। सूरज डूबा तो साथ ही वो कशिश खत्म हो गई, सूरज वेस्ट में गया तो सारे पानी का उछाल शायद उधर हो गया होगा, जहां पर रोशनी नहीं पहुंच रही, सूरज नहीं है, वहां पर उछाल खत्म हो गया, साहिल खाली हो गए। क्लियर? चांद की भी कशिश होती है। चांदनी जब रात होती है तो उस वक्त मछेरों को इजाजत नहीं मिलती कि वो समंदर में जाकर मछलियां पकड़े रात को, क्योंकि बहुत ज्यादा उछाल होता है। अब राइटर कहता है जिस तरह एशिया, अफ्रीका और यूरोप है उसके गिर्द सी है, समंदर है, समंदर में उछाल आता है, कौन उछाल देता है? मून, चांद उछाल देता है। इस तरह मेरी दुनिया भी तो है, और मेरी दुनिया में अफ्रीका भी है, यूरोप भी है और एशिया भी है। मेरी मोहब्बत की दुनिया में वो के एग्जैक्ट यही कॉन्टिनेंट नहीं है, इन जैसे कॉन्टिनेंट मौजूद हैं। तो जो कॉन्टिनेंट मोहब्बत की दुनिया में मौजूद हैं उसके सराउंडिंग में क्या समंदर है? समंदर भी होगा, यही बात है। जिस तरह दुनिया में समंदर हैं कॉन्टिनेंट के चारों तरफ, इसी तरह हमारी पोएट की जो मोहब्बत की दुनिया है उसके गिर्द भी वाटर भी मौजूद है, कॉन्टिनेंट भी मौजूद है मोहब्बत के। हमारी दुनिया पर कौन चीज समंदरों में उछाल पैदा करती है? सन और मून। चलो मून कंसीडर कर लेते हैं, मून। तो राइटर कहता है मोहब्बत की दुनिया में तुम मून हो, ओ मोर देन मून, ओ चांद से बढ़कर, ओ चांद से बढ़कर तुम मेरी मोहब्बत की दुनिया के अंदर, मोहब्बत की दुनिया में मौजूद समंदरों में उछाल पैदा ना कर, वगरना मेरा यूरोप डूबता है, मेरी मोहब्बत का एशिया डूबता है, मेरी मोहब्बत का अफ्रीका डूबता है। ये तो सामने बैठे रो रहे थे, सुनो सुनो, सामने उसने कहा तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारा चेहरा है सामने, जबकि मेरे, मैं बैठा रो रहा हूं। सामने चेहरा है चांद की तरह, चांद उछाल पैदा कर रहा है कहां पर? पोएट के अंदर मौजूद समंदर में, और सामने क्या निकल के आ रहे हैं लहरों की सूरत में? आंसू। क्लियर? का ओ मोर देन मून, ओ चांद से बढ़कर, ड्रॉ नॉट ऑफ सीज टू ड्रोन मी इन दिस अफेयर, समंदरों को अपनी तरफ मत खींचो कि मैं इस पानी के अंदर डूब जाऊं। क्योंकि मोर देन मून है, अगर ये मून होता तो लहरें पैदा करता, अगर मोर देन मून है तो ये समंदरों को इतना उठाएगा, इतना उछाल पैदा करेगा कि अपनी तरफ ही खींच लेगा। समझ ले कि चांद से लेकर जमीन तक पानी ही पानी होगा, और चांद से लेकर जमीन तक पानी ही पानी मौजूद है, जो कि आंसुओं की सूरत में कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ठीक है? ड्रॉ नॉट अप सीज टू ड्रोन मी, इस आंसुओं के समंदर को मत उछाल दो, मत खींचो। ड्रोन मी, मुझे इसमें डबो देने के लिए। इन दिस अफेयर, अपने दायरे में ठहरे हुए, अपने मकाम पर ठहरे हुए। चांद किसी दायरे में हरकत कर रहा है ना। चांद दायरे में हरकत क्यों करता है? जमीन की गैस हरकत क्यों करता है? एक खास गैस होती है, गैस जो इस तरह फैली हुई है चारों तरफ। ठीक है?
ये गैस डेवलप हो गई है इन्हीं अपने प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से। तो एक गैस फैली होती है बेटा, हमारी जमीन के चारों तरफ एक गैस फैली हुई, एक पट्टी बनी हुई है गैस की। ये चांद इसीलिए उसी पट्टी के अंदर ही मूवमेंट करता रहता है। हमारी जमीन जो मूव करती है सूर्य के गिर्द, इसने भी अपनी एक पट्टी बना रखी है। अर्ज के हर एक प्लैनेट में एक गैस का पाइप बना रखा है, इसीलिए वो उस पाइप के अंदर हरकत करता रहता है। कि जब पूरी दुनिया बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक पूरी कायनात ऐसे फटी थी, तो उस वक्त ये दायरे वजूद में आए, लेकिन करोड़ों साल लगे हैं और कई प्लैनेट टकरा कर तबाह भी हुए हैं। ये लाजमी नहीं कि ये जी कैसे मैनेज हो गए, ये बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक। अब वो कहते हैं अपने सफेर में ठहरे हुए, अपने मकाम में ठहरे हुए, मेरे करीब आए बगैर तुम मेरे ऊपर तूफान बर्पा ना करो। ओ मोर देन मून, अपने दायरे में, क्योंकि वो दूर बैठी हुई है ना उससे, अपने दायरे में बैठी हुई है, अपने मकाम पर बैठी हुई है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि सफेर का लफ्ज इस्तेमाल ना भी करता पोइट, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। वीट मी नो डेट, मुझे रुला रुला कर हलाक मत करो। इन दाइन आर्म्स, मैं तुम्हारी बाजुओं में हूँ। बट forbear टू टीच द सी, बट forbear टू टीच द सी what it might do too soon, but forbear to teach the sea, बल्कि तुम इस समंदर को टीच करो, सजेस्ट करो, पैसिफाई करो, पुरसकून करो, जबकि मैं तुम्हारी आर्म्स में हूँ। मेरे इस आंसुओं के समंदर को तुम रोको, forbear करो, ताकि ये यहीं पर रुक जाए। What it may do too soon, वगरना पता नहीं जल्द ही क्या हो जाए। soon में क्या कर बैठूं। Let not the wind, असल में उसे लफ्ज को वाइंड इस्तेमाल किया है, लेकिन हालांकि ये है लफ्ज विंड। हो सकता है 17वीं सेंचुरी में हवा के लिए भी वाइंड इस्तेमाल करते हो, ठीक, उसने इस्तेमाल किया है। Let not the wind, एग्जाम्पल फाइंड। अब ये रिदम के लिहाज से देखा जाए, या तो ये लफ्ज है, इसका मतलब हवा ही है। ये जो पहला लफ्ज वाइंड है, इसका मतलब हवा ही है। या तो उस वक्त की प्रोनाउंसिएशन ये है, विंड इसका मतलब है, इसके प्रोनाउंसिएशन विंड है। और नीचे पे जिसको हम फाइंड कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन फिंड है। या तो आपको वो लफ्ज चेंज करना पड़ेगा, ये लफ्ज चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में हम वाइंड को चेंज करते हैं, फाइंड को फाइंड रहने देते हैं। तो क्योंकि ये पहले से लफ्ज कंफ्यूजिंग आ रहा है, दो लफ्ज मौजूद है, तो वाइंड करते हैं। मीनिंग हम एयर ही करेंगे, और एयर की बजाय हम मीनिंग इसका करेंगे साइज, आहें। लेट नॉट द वाइंड, आहें मत भरने दो या आहें मत भरो। एग्जाम्पल फाइंड, कि हर जगह पर ये मिसाल बन जाए, मीन कि तुम आहें मत भरो, बस सिंपल। टू डू मी मोर हार्म, मिसाल के तौर पर फिर ये हो जाए, टू डू मी मोर हार्म, कि मैं ज़्यादा नुकसान में चला जाऊं, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, मैं तुम्हारी आहें भरना मेरे लिए नुकसानदा साबित हो जाए। देन इट प्रपोजेड, देन इट प्रपोजेड, देन का मतलब तब, इट प्रपोजेड पर्पस, मकसद। वो एक लाइन में कहना ये चाहता है, वो कहता है कि तुम्हारा मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन हो सकता है मुझे नुकसान पहुंच जाए, या जितना मुझे नुकसान पहुंच जाए, हो सकता है तुम्हारी इतनी इंटेंशन ना हो नुकसान पहुंचाने की। जितना मुझे नुकसान पहुंच रहा है या पहुंच सकता है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे इरादे में शामिल ना हो कि इतना नुकसान पहुंचाऊं या इतना रुलाऊं। यानी कि तुम चुप करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सोच से ज्यादा मेरा नुकसान हो जाए, मैं गर्क हो जाऊं, मैं तबाह हो जाऊं। Since thou and I sigh one another's breath, और जब हम एक दूसरे की सांसों में आहें भरते हैं, वो अब आर्म्स में है तो प्यार मोहब्बत तो कर रहे होंगे, नमाज नमूज तो पढ़ रहे होंगे अपनी, तो उसको को कहते हैं क्या, कहते हैं कि एक दूसरे की सांसों के अंदर हम आहें भर रहे हैं, साइज साइज आहें भर रहे हैं। Whoever sighs most, जो भी ज्यादा आहें भरेगा, जो हम में से आहें ज्यादा भरेगा, इज क्रूलेस्ट,
वो सबसे बड़ा जालिम होगा। एंड हेस्ट द अदर डेथ, और वहीं दूसरे की मौत को जल्दी बुलाएगा, दूसरे को मौत की तरफ जल्दी धकेलेगा जो आहें ज्यादा भरेगा। एंड मोर, अगर आहें भरती है, पोएट रोता है, आंसू गिरते हैं। एक तो आंसू के में उसकी तस्वीर है, वो नुकसान हुआ पोएट का, उसका रिग्रेट, पछतावा साथ पोएट को लग गया। दूसरी बात यह है कि जब आंसू गिरते हैं, साथ आंसू बहते हैं, समझे कि फ्लड्स हैं, वो उसकी जात को तबाह कर रहे हैं। फिर जब वो आहें भरती है, वो आंसू बहाती है, उसके आंसू भी इसके आंसू भी मिलते हैं तो पूरी दुनिया तबाह होती है, मोहब्बत की दुनिया तबाह होती है। फिर वो इतनी खूबसूरत के सामने बैठी हुई है और फिर चांद की तरफ वो उसके अंदर सब कुछ आंसू बाहर निकाल रही है, उसके जज्बात सारे बाहर आउटलेट में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पोएट के नुकसान में है। वजह क्यों? सिर्फ उसकी बिलवड के आहें भरने की वजह से। तो जो आहें ज्यादा भरेगा वो दूसरे को उतना ज्यादा तकलीफ में मुब्तला करेगा। तुम मेरे सामने बैठ के जब रोती हो तो एक्चुअली तुम मुझे तकलीफ में मुब्तला कर रही हो। तुम जितना ज्यादा आहें भरोगी, जितना ज्यादा रोगी, मैं उतना ही जल्दी मरूंगा, मौत की तरफ ट्रैवल करूंगा। तो लिहाजा मेहरबानी कीजिए, मत रोइए। ये जॉन डंग ने अपनी बिलवेड, अपनी वाइफ एन मोर को कहा है बिफोर गोइंग टू फ्रांस इन 1612।